फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और आज हम बात करेंगे वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण का अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को लिखित रूप में हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, और ध्वनि को हम लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं और वर्णमाला में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अभी हम बात करते हैं लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णों के भेद की। वर्ण के भेद 2 होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? आ से लेके आह तक, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए ओ, अंग, आहा, ये सारे हमारे स्वर होते हैं। और व्यंजन के अंतर्गत हमारे का वर्ग के सारे वर्ण, चा वर्ग के सारे वर्ण, टा वर्ग के सारे वर्ण, ता वर्ग के सारे वर्ण तथा पा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। अभी हम देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध के बाहर निकलती है। कहने का अर्थ है कि जब हम स्वरों का जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे आ, तो आ के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जो हवा है हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। और जो व्यंजन है उन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अभी हम देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या 11 है और आ से लेके अ तक स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए ओ, ये सारे हमारे स्वर हैं, 11 स्वर। ये हमारे मूल स्वर होते हैं 13, और वैसे उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर 11 होते हैं। अभी हम देखते हैं मूल स्वर, मतलब हस्य स्वर। हस्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? वे स्वर हस्य स्वर में आते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, छोटा आ, छोटी ई और री। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर दीर्घ स्वर होते हैं जो मूल स्वर अपने समान स्वर से मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जो मूल स्वर होते हैं वो सिर्फ अपना उनका स्वर होता है आ, और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो अपने समान, मतलब उसमें 2 स्वरों का मिला के दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे अपने मूल स्वर से मिलाकर दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। तो आ प्लस आ मिला के हमारा बड़ा आ बनता है, तो बड़ा आ हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। और छोटी ई प्लस ई मिल के हमारी बड़ी ई बनती है, तो ये हमारी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वो स्वर दो भिन्न स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो सिर्फ समान स्वर के योग से मिलकर बनते हैं, और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 2 भिन्न स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारा ए हो गया, ए किससे मिलकर बनता है? आ और ई से। और ए वो आ और ए से मिलकर बनता है। और औ किससे मिलकर बनता है? हमारा छोटा और ऊ से मिलकर औ बनता है। और औ किससे बनता है मिलकर? छोटा और बड़ा ऊ मिला के औ बन जाता है। अब हम बात करते हैं अयोग भाग। अयोग भाग में इसमें अनुसार और विसर्ग होते हैं। अयोग भाग में कौन कौन से होते हैं? अनुसार और विसर्ग। अनुसार के अंतर्गत हमारा अंगूर आता है और आहा आता है हमारा विसर्ग के अंतर्गत। अनुसार के अंतर्गत अंगा और विसर्ग के अंतर्गत आहा। अब हम बात करते हैं अनुनासिकता का।
इस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। यह स्वर और व्यंजन दोनों की गुण रखता है। जो अनुनासिकता है वो स्वर तथा व्यंजन दोनों का गुण रखता है। इसमें हवा जो है हमारे नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है। इसका देखते हैं कौन कौन से, जैसे मुंह, इसमें इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु जो है हमारी वो अनुनासिकता है, अनुनासिकता स्वर है। इसके उच्चारण में मुंह तथा नाक दोनों से हवा निकलती है। और जैसे कि मुंह में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा अनुनासिक स्वर है। अब हम देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थल। तो जो आ और आ है ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आ मतलब कंठ से इसका उच्चारण होता है। ई और ई का उच्चारण तालु से होता है। ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और ए का उच्चारण कंठ से होता है। और औ का उच्चारण कंठ से होता है। अब हम बात करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर। पहले हर्ष स्वर को देखते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। तो क्या होता है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लप्त स्वर। तो हर्ष स्वर है जिन उच्चारणों के समय में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, ऐसे स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। हम उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए। इनमें इनके उच्चारणों में अधिक समय लग रहा है। विलुप्त स्वर क्या होते हैं? विलुप्त स्वर ऐसे स्वर जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, ऐसे स्वर संस्कृत में होते हैं, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे ओम शब्द में 3 मात्राएं होंगी। ठीक है, हम अब बात करते हैं जिह्वा के आधार पर। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, कुछ स्वरों में जीभ का मध्य भाग तथा कुछ में पश्च भाग काम करता है। देखते हैं अग्रभाग किस स्वर में काम करता है। तो छोटी, बड़ी और ए में अग्रभाग काम करता है जीभ का, और मध्य भाग आ में काम करता है, और पश्च भाग काम करता है आ, बड़ा आ, छोटे ऊ और बड़े ऊ। आ, ऊ, आ, ऊ, औ में जीभ का पश्च भाग काम करता है, मतलब सबसे पीछे वाला भाग उसका काम करता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन का क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में हमें क्या होता है? स्वरों की हेल्प से व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं। ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु मुंह के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर आती है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो ध्वनि तंत्रों से जो भी हमारे ध्वनि तंत्रें बाहर निकलती हैं, उनका जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बिना अवरोध के वो बाहर आती हैं। और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये किसी न किसी मुंह के भाग से टकराते हुए बाहर आती हैं। व्यंजन के भाग, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए जिह्वा को मुख के सभी स्थानों को स्पर्श करना पड़ता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। वर्ग, अभी हम देखते हैं वर्ग। जो हमारे व्यंजन के वर्ग हैं, इनको हम कचट तप से याद कर सकते हैं। कचट तप। का वर्ग में कौन कौन सा आता है? का, खा, गा, घा, ड़ा। ये जिसमें ऐसे हलन टाइप का लगा होता है, ये अर्ध का होता है हमारा। और जब इसमें हम पूरा का लिखते हैं तो उस व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है, का। ठीक है, अभी का वर्ग में कौन कौन से आते हैं हमारे? का, खा, गा, घा, णा। चा वर्ग में चा, छा, झा, झा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, धा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, वा, मा। अभी हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। उच्चारण करते समय श्वास वायु में नाम मात्र का अवरोध होता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करते समय थोड़ा सा
वो अवरोध होता है मुंह में। जब भी वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो उनका उसमें बस थोड़ी सी रुकावट होती है। अभी हम उच्चारित करके देख सकते हैं। इस वर्ग में आते हैं या, रा, ला, वा। तो इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में की जो वायु है उसको बाहर निकलने में ज़्यादा अवरोध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। जिन वर्णों के बोलने से मुख से गर्म श्वास निकलती है उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। जो ऊष्म व्यंजन है उसमें हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, जैसे श, स और हा। उनका उच्चारण करने में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। अभी हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है छा, एक हमारा होता है छा, एक हमारा होता है छा, एक हमारा होता है त्रा, एक ज्ञा, एक श्रा। जो छा है वो हमारा का और सा से मिलकर बनता है। त्रा हमारा ता और रा से मिलकर बनता है। और ज्ञा जा और वहाँ से मिलकर बनता है। शा, श्रा, सा और रा से मिलकर बनता है। इसको हम अंग्रेजी में देख सकते हैं। जैसे छा को हम लिखते हैं KSHA, तो हमारा का के किससे के का से का प्लस SHA से सा मिल के बन जाता है। और ऐसे ही हम इनकी अंग्रेजी बना के देख लेते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड जैसे त्रा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? TRA, तो ता और पूरा रा, तो इससे बन जाएगा त्रा। अभी आगे चलते हैं। उच्चारण के स्थान। उच्चारण के स्थान देखें। कंठ से का, खा, गा, घा, णा। जो का, खा, गा, घा, णा का उच्चारण है ये कंठ से होता है। और तालु से हमारा चा, छा, जा, झा, वा, या और सा, इनका उच्चारण हमारा तालु से होता है। मूर्धा, मूर्धा मतलब जीभ जो ऊपर हमारे जीभ, जैसे कि हम टा, ठा, डा, ढा, णा का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो थोड़ी सी मुड़ के हमारे तालु को छूती है, उसको मूर्धा कहते हैं। इसमें टा, ठा, डा, ढा, णा तथा सा आता है इस वर्ग में। दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इनका उच्चारण हम दंत से करते हैं। और ओठ से पा, फा, बा, बा, मा। हम उच्चारण करके देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ड का उच्चारण हमारे मुख के किस किस भाग से होता है। तो जैसे हम पा, फा, बा, बा, मा का उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ काम करेंगे। फिर हम देखते हैं नासिका। नासिका से क्या होता है? णा, वा, णा, ना, मा, इन सब का उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। अब दंत, ओष्ठ, दांत बा ओष्ठ को से बा का जब हम उच्चारण करते हैं तो दांत तथा ओठ हमारे वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं अघोष और घोष वर्ण। घोष वर्ण कौन से वर्ण होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो, इनकी संख्या 31 होती है। जो घोष हैं उनमें उन वर्णों का उच्चारण में क्या होता है कि ध्वनि तंत्रियाँ कंपन करने लगती हैं और इनकी संख्या 31 होती है। उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हमारे अघोष होते हैं, कौन कौन से अघोष होते हैं और कौन कौन से घोष होते हैं। पहले हम घोष के उदाहरण देखते हैं। घोष में हमारे कौन कौन से आते हैं? आ से लेके औ तक सभी हमारे घोष होते हैं। अभी हम इनका उच्चारण करके देखेंगे तो हमारे जो मुख में कंपन होगा, जैसे अ, ई, ऊ, तो हमारे मुख में कंपन होता है। तो स्वरों में आ से लेके ओ तक सारे हमारे घोष में आते हैं। और फिर व्यंजन में सारे 3 वर्ण का, खा को छोड़ के गा, घा, ड़ा और चा, छा, जा, ढा, ढा, णा, ये सारे हमारे घोष व्यंजन हैं। दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, ये सारे हमारे घोष व्यंजनों में आते हैं जिनके उच्चारणों में मुख में कंपन होता है। अघोष वर्ण में क्या होता है? यह वर्ण में ध्वनि का कंपन नहीं होता है। इनकी संख्या 13 होती है। इसमें क्या होता है कि उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो हमारा अघोष होता है और तथा तीसरा, चौथा, पाँचवा ये हमारा घोष के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं हमारे अघोष 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं हम। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, शा और शा। अभी हम देखते हैं घोष वर्ग। घोष में चा, का, चट, तप में देखते हैं घोष का कौन कौन से घोष हैं, कौन कौन से अघोष हैं। तो देखिए जो पहले हम वर्ग के मतलब का वर्ग में जो 2 पहले हैं का और खा,
ये हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। और गा ढा डा ये सारे हमारे घोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इसको 3 डिवाइड कर देते हैं हम लोग ऐसे। पहले हम सारे वर्ग के वर्ड्स को लिखते हैं ऐसे करके, लिखने के बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आगे के जो 2 हैं वो हमारे अघोष में आ जाएंगे वर्ड में, और जो पीछे के 3 हैं वो घोष में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण मतलब महा से आता है जो बहुत बड़ा हो, मतलब जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा ज़्यादा निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे का वर्ग में खा और का खा गा घा। जैसे का वर्ग में हमारा है का खा गा घा ड़ा। तो प्रत्येक वर्ग का हमारा का दूसरा मतलब खा और चौथा और घा, ये दोनों हमारे महाप्राण होंगे। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, हम उच्चारित करके देख सकते हैं। जैसे का में हमारा कम समय लग रहा है, खा के उच्चारण में समय अधिक लगता है। और मुख से जो है वो वायु ज़्यादा निकलती है। का के उच्चारण में हमारा मतलब उसकी तुलना में खा की तुलना में का के उच्चारण में कम हवा निकलती है। आप उच्चारित करके देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से हैं। का, घा, छा, जा, ढा, ढा, था, पा, भा और शा और हा ये सारे हमारे ऊष्म वर्ण हैं, ये भी सारे महाप्राण के अंतर्गत हैं। अब हम अल्पप्राण करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। उदाहरण का, खा, गा, ढा, चा, छा, चा, झा, का, खा, ड़ा, जा, वा, टा, ढा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा, ला, वा भी अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन मतलब जो महाप्राण है वो संयुक्त व्यंजन है, और जबकि अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्पप्राण है। ठीक है, अभी हम अल्पप्राण और महाप्राण को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं, सारे जो वर्ड हैं सारे वर्गों का एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद उसमें लिख लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा पहला और तीसरा और पांचवा ये हमारा अल्प प्राण हुआ, और महाप्राण के अंतर्गत हमारा खा और गा। थैंक यू। इसी के साथ अब हम बात मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।